हाय दोस्तों, नमस्कार। अनन्या एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं अरुण पाठक लगातार आपको अशोक से संबंधित जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। यूजीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है। इतिहास के विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास से सबसे ज़्यादा कंपटीटर होते हैं। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी लगी हुई है, चाहे यूपी हो या बिहार हो। तो इस दृष्टिकोण से हमारे ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं पिछले लगातार टॉपिक के माध्यम से आपको मैं अशोक के अभिलेखों की शेयरिंग कर रहा हूं, आज मैं स्तंभ लेखों की बात करूंगा। अशोक के स्तंभ लेख जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अशोक के स्तंभों की बात करूं बेटा, तो सामान्यतः उसके धम्म के बारे में जानकारी देते हैं, धम्म नीतियों की जानकारी देते हैं कि किस प्रकार धम्म का अनुपालन करना चाहिए और धम्म की आवश्यकता क्यों है और क्या क्या चीजें हैं। और उसने अपनी धम्म यात्राओं की भी बात की। अशोक इन स्तंभ लेखों के माध्यम से कलात्मक चीजों का भी परिचय देता, क्योंकि जो अशोक के स्तंभ हैं इनकी संख्या कितनी है? स्तंभ लेख कितने हैं? 7 स्तंभ लेख हैं। कितने हैं? 7 स्तंभ लेख हैं। और जो उसके साम्राज्य के 6 स्थानों से प्राप्त हुए, 6 स्थानों से प्राप्त। तो 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है। और ये जो अशोक के स्तंभ है, स्तंभों का जो निर्माण है, स्तंभों का निर्माण चुनार की पहाड़ी से निकाले गए पत्थरों से किया गया था। इसका मिलान किया गया। ठीक है। तो ये जो पिलर्स हैं किस बात का शो करते हैं? अशोक के जो स्तंभ हैं बेटा, स्तंभ स्पेशली तकनीकी एवं कला को भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तकनीकी एवं कला ज्ञान को भी स्पष्ट करते हैं। इसमें धम्म की चर्चा की गई। अशोक के स्तंभों में किसकी चर्चा की गई है? धम्म का विस्तार से विवरण, धम्म या धर्म का विस्तार से विवरण। ये क्वेश्चन आता है कि अशोक अपने स्तंभ लेखों को कब लिखवाया? तो 26वें वर्ष। वो खुद कहता है कि मैंने अपने राजाभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लेख या स्तंभ लेख लिखवाना शुरू किया। इसी में वह कहता है कि धम्म है क्या? धम्म की परिभाषा देता है। क्वेश्चन ये भी बनता बार बार कि धम्म, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा कहां दी है, किसमें दी है? शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में, लघु शिलालेखों में, लघु स्तंभ लेखों में या गुहा लेखों में? तो आपका जवाब होगा स्तंभ लेखों में, है ना। और ये स्पेशली उसके तकनीकी इसलिए कि ये जो इनकी हाइट थी 40 फीट ऊंचे, इनकी ऊंचाई कितनी होती थी? 40 फीट प्लस, 40 प्लस के आसपास फीट इनकी होती थी ऊंचाई, है ना। और अगर इनके वेट की बात करूं, वेट तो 1000 से लेकर 1200 मन वजनी थे।
इनका वेट 1000 से लेकर 1200 मन था। मन उस समय चला करता था। आज आप मन की यूनिट अच्छी तरीके जानते हो कि मन आज 40 केजी बराबर 1 मन। तो आप इनसे समझ सकते हो इतना लंबा। और दूसरी चीज एकास्मक पत्थर, एकास्मक माने मोनोलिथिक, एकास्मक पत्थरों का प्रयोग माने दारा फर्स्ट से यही डिफरेंट है। मोनोलिथिक होते थे, एकास्मक पत्थरों का माने एक ही खंड पूरा तोड़ तोड़ के जोड़ जोड़ के नहीं किया, ऐसा था पूरा का पूरा एक खंड से निकाला जाता था। ठीक है। तो और इनकी संख्या माने इनकी ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है और वेट लगभग 1000 से 1200 मन वजनी। हमने कहा 7 स्तंभ लेख हैं, माने 7 लाइनें लिखी हैं, है ना। और कितने स्थानों से यह स्थिति प्राप्त हुई है? 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। तो आइए हम शेयर करते हैं वो 6 कौन कौन से स्थान हैं जहां से अशोक के स्तंभ लेखों की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए मित्रों कि ये आपका यहीं से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता। तो ध्यान से समझिए। अब इनका आपको मैं प्लेस बताता हूं। 6 कौन से स्थान हैं जहां से अशोक के स्तंभों का साक्ष्य मिला है। ठीक बच्चों, तो वैसे भी अशोक बड़ा ही योग्य शासक था। और जैसा कि पिछले लगातार टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि अशोक एक प्रजावत्सल शासक माना जाता है, लोक कल्याणकारी शासक माना जाता है और इसने लगातार नैतिकता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। 6 स्थान, 6 स्थानों से प्राप्त। तो कौन कौन से स्थान हैं अब मैं उनकी आपसे चर्चा करूंगा। कभी के क्वेश्चन पूछता क्रम बताइए, क्रम। तो क्रम में चलते हैं। हम सबसे पहले पूरब की ओर से आते हैं। ठीक है, हम पूरब की ओर से आते हैं। रामपुरवा, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा स्तंभ लेख, फिर दूसरा ध्यान समझिए लौरिया अरराज, अरराज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़, नंदगढ़ या नंदनगढ़ दोनों मिलता स्तंभ लेख। ये देखिए ये तीनों के तीनों बिहार में मिलते हैं, बिहार स्टेट में। अब इसके जिले की भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं, है ना। तो 2 तो चंपारण में मिले, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज। और रामपुरवा बेतिया जिला, कहां मिला? बेतिया स्थान, बेतिया या बेतिया बिहार, है ना। और ये दोनों चंपारण। चंपारण की ऐतिहासिकता वैसे भी आप जानते हो, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह इसी चंपारण से शुरू होता है। तो वैसे भी आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये रहा रामपुरवा, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़। अब इसके पश्चात हम इधर की ओर आएंगे, है ना। सीधे सीधे हम चलते हैं आपको लेकर, है ना, इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख। क्रम भी लग जाएगा आपका, है ना। चौथा प्रयागराज या प्रयाग कौशाम्बी
प्रयाग कौशांबी स्तंभलेख, फिर पांचवा दिल्ली मेरठ। देखिए इसमें दो दो नाम मिल रहे हैं, क्यों? इसका रीजन बता रहा हूं। और छठा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है ना। अब ये मूल रूप से देखिए, ये जो प्लेसेस हमने लिखे, ये प्लेसेस ध्यान दो मित्रों, दोस्तों, ये जो प्लेसेस लिखे ये इनके मूल स्थान है। ये सारे के सारे मूल स्थान हैं और ये वर्तमान स्थान है। माने इनको इन मूल स्थानों से ट्रांसफर कर करके यहां स्थापित किया गया। अब ये जान लिया जाए कि इन्हें किसके समय में ट्रांसफर किया गया। तो आइए, ये वाला अकबर के समय में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। और ये दोनों, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली स्थानांतरित ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कब कैसे ये दो दो नाम क्यों दिखते हैं। तो मूल रूप से कौशांबी में था, जहां अकबर के समय में जहांगीर ने इसे ट्रांसफर कराकर कहां रखवा दिया, इलाहाबाद के किले में। मजेदार बात आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रयाग कौशांबी जो स्तंभ लेख है, इस पर कई अन्य राजाओं के भी लेख लिखे हैं। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, माने हरिशेन ने इसी पिलर पर लिखी है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसी पर जहांगीर के भी अभिलेख लिखे हैं और इसी पर बीरबल का भी लेख छपा हुआ है। तो अपने आप में बड़ा ही यह विलक्षण है, ध्यान देना है आपको। रही बात मेरठ और टोपरा वाला, फिरोज शाह अपनी कला प्रियता के कारण इसे उठाकर कहां ट्रांसफर करा दिया, ये सीधे सीधे दिल्ली उठा लाया, है ना। मेहरौली के पास इन्हें स्थापित किया गया। तो वर्तमान स्थिति इनकी दिल्ली है। इन दोनों की ऐतिहासिकता की खास बात यह है बेटा कि ध्यान से समझिए, सबसे पहले अशोक के खोजे गए अभिलेखों में सबसे पहले यह प्राप्त हुआ था, सर्वप्रथम प्राप्त, मिला से प्राप्त, सर्वप्रथम प्राप्त ये हुआ और ये सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। टी फैंथेलर ने इसे खोजा था सर्वप्रथम और इसे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। कोई दिक्कत? अब आपको एक और जानकारी दे दें कि इसी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सप्तम अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सप्तम अभिलेख। ठीक है, क्या कहते हैं? सप्तम अभिलेख, इसी दिल्ली को। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि इसी पर सातों अभिलेख, अच्छा जितने 6 हैं, 6 में से 5 ऐसे अभिलेख हैं, दिल्ली टोपरा को छोड़ दिया जाए, जिसमें उसके स्पष्ट रूप से 6 ही लेखों का उल्लेख है, जबकि दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर उसके 7 लेखों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत? बताएं बच्चों, हमको लगता है कि यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां की जो बातें हैं, अब देखिए इसमें सीक्वेंस भी मैंने लगा दिया कि पहले रामपुर हुआ, फिर लौरिया, है ना, फिर लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, फिर प्रयाग, फिर दिल्ली, सीक्वेंस में बनाते चले जाएंगे। अगर कभी पूछता है कि आप इसको पूरब से पश्चिम में लगाइए तो आपका पूरब से पश्चिम है,
और यदि पूछा गया कि पश्चिम से पूरब लगाइए तो आप इसी क्रम को पलट दीजिएगा। अब इसमें वर्णित चीजें क्या हैं, इन अभिलेखों में अशोक ने क्या कहा, तो अब इसकी जानकारी आप सभी को देना है। वन बाय वन आप इन चीजों की जानकारी लेते चले जाएंगे और बेसिक एक कॉन्सेप्ट और भी आपको बताना है कि इनके माध्यम से आप क्या क्या अशोक का समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि अशोक की धम्म यात्राओं की भी इनसे चर्चा हो जाती है और अशोक का धम्म क्या है उसकी चर्चा हो जाती है। तो एक चीज और, इन अभिलेखों को अशोक ने लिखवाया कब, तो जब इन अभिलेखों के लिखवाने का बात आए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो अशोक द्वारा 26वें वर्ष इन्हें उत्कीर्ण कराया गया। कब कराया गया? 26वें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया। यह वह लगातार कहता नजर आता है। प्रथम स्तंभ लेख में यही वह कहता ही है ना, कि हमने इसको क्यों गढ़वाया और क्या मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। इसमें कहता है कि हमने 26वें वर्ष राज्याभिषेक के इसको हमने गढ़वाया और मैंने उत्कीर्ण कराया, जिससे हमारे प्रशासनिक अधिकारी के साथ जन सामान्य धम्म का पालन कर सकें, है ना। तो ये पहले स्तंभ लेख में इनका परिचय देता है कि इसका लिखवाने का उद्देश्य क्या है और कब हमने लिखवाया, ठीक है। और दूसरे स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से धम्म क्या है इसकी चर्चा मैंने करता, स्वयं से प्रश्न करता, किम च धम्मी, धम्म क्या है। तो उसमें सीधे सीधे एक श्लोक लिखवाया हुआ है ना, उसको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। आपा शिनावे बहु कयाने, है ना, दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। फिर से सुनिए, आपा सिनावे बहु कयाने दया दाने साधवे माधवे, नहीं सचे सोचिए साधवे माधवे च। तो ये बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है और इसी में पूरी तरीके उसके धम्म की परिभाषा छुपी है। धम्म में क्या है उसका एनालिसिस, सारी चीजें इसमें छुपी है। तो आज यहीं तक मैं आपको बताऊंगा बच्चों, और इसके बाद कल फिर से जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उपस्थित होऊंगा तो दूसरे स्तंभ लेख में पूरी तरीके से विस्तार से व्याख्या मैं करूंगा कि धम्म क्या है, उसमें छुपा हुआ दर्शन क्या है, क्या अशोक सिखाना चाहता है। तो अति शीघ्र इन चीजों को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेरे दिए गए पिछले लेक्चर्स को हमारे अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करके जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ा दी, मॉडर्न इंडिया मैंने पहले पढ़ाया क्योंकि ज्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने सबसे पहले कराया है। उसके पश्चात मैं इधर से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं एंशिएंट की दुनिया में। एंशिएंट के महत्वपूर्ण पढ़ाने के पश्चात फिर मैं मेडाइवल की ओर प्रवेश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।